प्रफुल्लित भारत वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति के पुनरुद्धार का एक वैज्ञानिक तरीका है जिसका मुख्य आधार है एकाग्रता। ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि जो योग के अंतरंग अंग है, उसके माध्यम से व्यक्ति के पंचकोश और त्रिशरीर का शुद्धिकरण गुरुकुल में किया जाता था, जिससे विद्यार्थी का व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण हो सके। और हम सबको पता है कि भगवान शिव ने सबसे पहले योग विद्या सप्तऋषियों को दी थी। बाद में सप्तऋषियों ने पूरे भारत में इसका फैलावा किया गुरुकुल शिक्षा परंपरा से या पद्धति से। प्रफुल्लित भारत में मुख्य आधार एकाग्रता है और एकाग्रता या अभ्यास से निश्रेयस और अभ्युदय दोनों को किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। निश्रेयस माने आध्यात्मिक उन्नति, अभ्युदय माने भौतिक उन्नति। यह गुरुकुल शिक्षा पद्धति है और प्रफुल्लित भारत में सभी पुरुषार्थ एक साथ सिद्ध किए जा सकते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्रमशः आप किस तरीके से यह चारों को पा सकते हो, उसका भी वैदिक मूल्य के साथ यहाँ पे ज्ञान दिया जाएगा। और यहाँ पे दूसरी एक चीज यह है कि आधुनिक समय में जो कुछ भी शिक्षा की शाखाएं विकसित हुई है पूरे विश्व में, उसका भी ज्ञान यहाँ पे होगा। और इसीलिए तर्क और विज्ञान प्रफुल्लित भारत में पराकाष्ठा में होगा। जिस तरीके से दर्शन, भारतीय दर्शन में, षड दर्शन में ब्रह्म विद्या को केंद्र में रखकर तर्क का पूर्ण विकास हुआ था, यहाँ पे ब्रह्म विद्या, योग विद्या, दर्शन और आधुनिक विज्ञान को साथ में रखकर तर्क एक अलग ही स्तर पर जाएगा और सभी सीमाएं पार करेगा। और एकाग्रता या अभ्यास से व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण विद्यार्थियों का होगा। यहाँ पे मैंने जैसा बताया कि पंचकोश और त्रिशरीर का शुद्धिकरण करके ही व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध करके अपने आत्मा को जान सकता है, अपने सच्चे स्वरूप को जान सकता है। तो यह प्रफुल्लित भारत में सिखाया जाएगा, जो वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति में सिखाया ही जाता था। लेकिन इसका अमलीकरण इस सभी चीजों को साथ में रखकर ही हो सकता है, इसलिए यहाँ पे वैज्ञानिक तरीका हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि त्रिशरीर और पंचकोश का शुद्धिकरण, भौतिक शरीर या माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पंचकोश में जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इससे परे हमारी आत्मा है। इस 5 कोश को भेद करके ही व्यक्ति अपने आत्मा को पहचान सकता है। इसीलिए सबसे पहले एकाग्रता का विकास जरूरी है। ध्यान के माध्यम से समाधि पा लेने के बाद व्यक्ति अपने पूर्ण व्यक्तित्व को पहचान सकता है, अपने चरित्र का पूर्ण तौर पर विकास कर सकता है। इसलिए यह जो वैज्ञानिक तरीका है, यह जरूरी है। एकाग्रता जैसे विज्ञान में लेसर होती है, लेसर सभी दिशाओं में डिस्पर्स्ड लाइट जिसको बोलते हैं, प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में अगर अलग थलग होगी तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इसलिए लेसर में क्या होता है कि प्रकाश की सभी किरणों को एक ही जगह पर केंद्रित किया जाता है, जिससे बड़े से बड़ा कार्य विज्ञान में हो सकता है। इसी तरीके से एकाग्रता के विकास से लेसर की तरह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति के चैतन्य, व्यक्ति की आप कहे कि शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। अगर व्यक्ति ने अपने आत्मा को पहचान लिया तो प्रकृति को भी व्यक्ति अधीन कर सकता है, योग दर्शन के मुताबिक। इसीलिए प्रफुल्लित भारत जो वैज्ञानिक तौर पर वैदिक शिक्षा पद्धति का पुनरुद्धार करने में सक्षम है, उसको हमें समझना चाहिए। और यहाँ पे प्रफुल्लित नाम क्यों दिया गया आगे, जैसे मैंने बताया कि सुख या खुशी, जिसको हम ट्रांसलेट करें तो हैप्पीनेस है, वह सापेक्ष है और प्रफुल्लितता निरपेक्ष है। सापेक्ष चीज जैसा आती है वैसे जा भी सकती है, लेकिन निरपेक्ष चीज हमारे साथ एक बार आएगी तो सर्वदा रहेगी। सुख विषम भाव से युक्त होता है, द्वंद्व से युक्त होता है, और प्रफुल्लितता में समभाव है, द्वंद्व की गैर हाजिरी है। इसीलिए इसका महत्व ज्यादा है। और भारत में जब हर व्यक्ति ध्यान करने में सक्षम होगा, हर व्यक्ति को ध्यान का तरीका पता होगा, तो कल्पना कीजिए कि उस भारत का विकास कितना आगे होगा। क्योंकि हमारे पुराने भारत में जो विश्व गुरु की भारत को उपाधि मिली थी, इसलिए मिली थी कि अस्त्र विद्या, जो आज की अस्त्र विद्या है, इतना विज्ञान का विकास होने के बाद आई, उस समय अस्त्र विद्या में पंच महाभूत का
कैसे उपयोग हो सकता है। ऐसे आरोग्य में देखेगी कि ऑपरेशन कैसे हो सकता है। आयुर्वेद है, मेडिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, ये सभी का विकास हुआ था, लेकिन उस सब वही शब्दावली कुछ अलग थी। और आज हम प्रफुल्लित भारत में किस तरीके से इस सभी चीजों का समावेश कर रहे हैं कि आधुनिक शब्दावली और वैदिक शब्दावली दोनों का समावेश हो रहा है। और इससे सभी को समझ में आएगा कि वेद क्या है, क्योंकि वेद का बीच में जो एक कालांतर हुआ उसमें दुष्प्रचार भी हुआ था, लेकिन वेद में विज्ञान है और सिर्फ विज्ञान है। विज्ञान और अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं उसका ज्ञान दिया गया है। तो इस तरीके से प्रफुल्लित भारत एक अलग ही तरीका है वैदिक शिक्षा पद्धति के पुनरुद्धार का। सो यहाँ पे एक ही मापदंड है, विद्यार्थी आगे बढ़ रहा है या पीछे हट रहा है, उसका एक ही मापदंड है जो सबको जोड़ेगा, वह है एकाग्रता या कंसंट्रेशन या फोकस। वह निरपेक्ष है। यहाँ पे एकाग्रता ऐसे नहीं है कि एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको ग्रेड दे दो या उसके नंबर ज्यादा दे दो। एकाग्रता का मुख्य उद्देश्य एक ही है, व्यक्ति का आंतरिक विकास हो, आत्म साक्षात्कार हो। इसलिए जो नंबर पद्धति है, मार्क्स है, ग्रेड सिस्टम है, उसको हटाकर सिर्फ एकाग्रता को मापदंड के तौर पर रख दिया जाए तो सभी ऐसी चीजें जिससे भारत बढ़ रहा है वह सभी चली जाएगी। और भारत में सभी ऐसी चीजों चले जाने से भारत फिर से एक हो जाएगा और सनातन फिर से एक हो जाएगा। इसलिए ध्यान मुख्य यहाँ पे आधार है। और यहाँ पे ध्यान वैज्ञानिक तौर पर किया जाने का विधान है। वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति में हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, हंसकर खेलकर ध्यान करना। ऐसे कोई यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पे मार्क्स का ग्रेड सिस्टम का प्रेशर होता है आधुनिक शिक्षा पद्धति में, यहाँ पे आप अपने आप को पहचानने के लिए ध्यान कर रहे हैं, आप अपने के लिए ध्यान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। और जैसे ही एकाग्रता का विकास होगा, आपकी क्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी ग्रहण शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। और जिससे यहाँ पे ग्रेड सिस्टम जिस तरीके से विद्यार्थियों को बांट रहा है, अच्छे अच्छे विद्यार्थी, ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्यार्थी, मंद बुद्धि वाले विद्यार्थी, ऐसा नहीं होगा। एक बार एकाग्रता आ गई तो एकाग्रता से आपके स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आध्यात्मिक, जैसे कहेगी आईक्यू है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इसी तरीके से आध्यात्मिक मापदंड आप में एक आएगा जो सभी चीजों का विकास करने में सक्षम है। जैसे सोशल क्वेश्चन है, इमोशनल क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप में स्पिरिचुअल क्वेश्चन नहीं है तो इन तीन चीजों से आप स्पिरिचुअल क्वेश्चन को पा नहीं सकते हैं। इसलिए एकाग्रता का विकास बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि मैंने आगे बताया था कि गुरुकुल शिक्षा परंपरा ही युवाओं में राष्ट्र प्रेम, संस्कृति प्रेम, अध्यात्म, सनातन क्या है वह सिखा सकता है और भारत को अंदरूनी और बाहरी ताकतों या चुनौतियों से रक्षा देने में सक्षम है। सभी युवाओं में राष्ट्र प्रेम, अध्यात्म, पंचशील, निर्भयता, निस्वार्थता जैसे गुण अगर आपको पैदा करने हैं तो आपको एकाग्रता से ध्यान सिखाना ही पड़ेगा। अगर आप शिक्षा पद्धति में ही ध्यान को रख देंगे तो विद्यार्थी के पास कोई और रास्ता बचेगा ही नहीं। हर व्यक्ति को यह सीखना पड़ेगा। और अगर ध्यान व्यक्ति ने सीख लिया तो व्यक्ति को कोई छल नहीं पाएगा, या आप कहे पूजा पद्धति या किसी भी मिस्टिसिज्म से व्यक्ति को कोई छल नहीं पाएगा। और यहाँ पे प्रफुल्लित भारत आज की लोकशाही में लागू करने की बात हो रही है, इसलिए संविधान के साथ, वैदिक आदर्शों के साथ इसको लागू किया जाए तो आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति को यह राजा बनाने का अवसर प्रदान करेगा। व्यक्ति आंतरिक तौर पर राजा रहेगा, यहाँ पे यह समझने की बात है। और इसके बाद ही भारत मानसिक तौर पर पूर्ण तौर पर आजाद हो सकेगा। अभी हम बाह्य तौर पर आजाद हो चुके हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हम अभी भी गुलाम है, क्योंकि हम मेकले द्वारा लागू की गई एजुकेशनल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं भारत में। और इसके अमलीकरण के लिए भी सबसे पहले तो यह स्वीकारना पड़ेगा कि बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, इतनी सारी शैक्षणिक संस्थाएं, सबको साथ लेकर वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम की सभी गवर्निंग बॉडी, नियंत्रक संस्था के साथ एक गुरुकुल एजुकेशनल बोर्ड का निर्माण करना
साथ में ताल से ताल मिलाकर चलना, बाद में धीरे धीरे वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम के सभी गवर्निंग बॉडी का विलीनीकरण पूर्ण तौर पर गुरुकुल एजुकेशनल सिस्टम में करना, जिसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न टीचिंग टूल्स और वैदिक मूल्य का समन्वय है। और शिक्षा पूर्ण तौर पर निःशुल्क है, यह मुख्य आधार है। आज भारत में जीडीपी में एजुकेशनल सेक्टर कुछ प्रदान कर रहा है, लेकिन गुरुकुल शिक्षा पद्धति आने के बाद जीडीपी में शिक्षा का कोई प्रदान नहीं रहेगा। लेकिन जो विद्यार्थी गुरुकुल से पैदा हो गए वह इतना कुछ देश के लिए कर पाएंगे कि देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। इसलिए यह एक तौर पर इन्वेस्टमेंट ही है। आप शुरू शुरू में निवेश कर रहे हैं युवाओं में, जिससे यह युवा फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बना सके। और अमलीकरण के दौरान हमें भारत के सभी जिलों में, मेरे ख्याल से आज 766 जिले हैं, तो सभी जिलों में कम से कम एक गुरुकुलम की स्थापना करनी होगी। और इसके बाद धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय से बटा भारत एक छत्र छाया के अंदर आ जाएगा। इसका यह महत्व है। और प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति पूर्ण तौर पर राजकीय हस्तक्षेप से अलग थी। कोई राजा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा सकता था, इसलिए गुरुकुल आज भी लोग याद करते हैं। और इसी तरीके से शुरू शुरू में भारत सरकार को इसके विकास के लिए प्रयत्न करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर के साथ विकास की बात हो रही है, वैज्ञानिक अभिगम के साथ, सर्वधर्म समन्वय, सर्वसमावेशिता, जो लोकशाही के मूल्य है और सनातन धर्म और वेद के भी मूल्य है। सबसे पहले यह मूल्य वेद में पाए जाते हैं, सनातन में पाए जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले राजकीय हस्तक्षेप एक ही होगा कि निर्माण करना है, बाद में इसको ऑटोनोमस आपको जाहिर करना पड़ेगा। ऑटोनोमस हो जाने के बाद प्रफुल्लित भारत पूरे भारत की संस्कृति और भारत को भी संरक्षण देगा और भारत के लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत करेगा। इसलिए यह विचार एक ऐसा विचार है कि सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को इसकी गहरी असरें होगी, इसका गहरा प्रभाव होगा। इसलिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि इसका अमल कैसे कर सकते हैं। और जिस तरीके से पुरानी वैदिक शिक्षा पद्धति या पुराने काल में जो शिक्षा पद्धति थी उसमें 64 विद्याएं थी, उसमें भारत शिखर पर था। आज के समय तीनों स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और उसकी सभी ब्रांच को साथ में लेकर, वेद को इसके साथ मिलाकर एक ऐसे हमको होलिस्टिक अप्रोच से शिक्षा पद्धति का निर्माण करना है, जिसमें वैदिक शिक्षा पद्धति केंद्र में है और यह सभी का विकास हो रहा है। कल्पना कीजिए कि इस गुरुकुल में सभी शाखाओं में विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं और उनका विकास अपनी पराकाष्ठा में। इसलिए जिस तरीके से विदेशी यूनिवर्सिटी अपने कैंपस भारत में शुरू कर रहे हैं, उसी तरीके से प्रफुल्लित भारत में प्रफुल्लित भारत गुरुकुलम की शाखाएं पूरे विश्व में, सभी विश्व के सभी देश उसकी मांग करेंगे। इसका इतना मुख्य आधार है, गहराई है। और यह जब होगा तब सबको बराबर बराबर के प्रतिशत से आप समझ सकते हैं कि मौका मिलेगा विकास करने का, प्रगति करने का। और जैसे ही हर भारतीय की प्रगति हुई, पूरे भारत का विकास और प्रगति साथ में होगा।